हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल और उसके एग्जांपल्स जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हमारा अगला टॉपिक है सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल को इनक्लोज करता है। डेट मीन्स उसमें आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आता है, और अगर तीसरी लेयर है वहां पे ग्लाइकोकैलेक्स अगर है तो वो भी आती है। बट बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो मिलकर सेल इन्वेलप बनाते हैं, मगर सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल। तो हमने जब सेल वॉल देखा था, हमने प्लांट सेल में सेल वॉल देखा था, और हमने देखा था कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है वहां पे। बट अब सेल वॉल प्लांट सेल में ही नहीं, बहुत सारे सेल्स में पाया जाता है। तो सेल वॉल की अच्छे से स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम उसका डिटेल स्ट्रक्चर, वो उसके कॉम्पोजिशंस, अलग अलग सेल्स में क्या कॉम्पोजिशन है, कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं सेल वॉल का। अब सेल वॉल की डिफिनीशन अगर देखें तो डिफिनीशन होगी a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of bacteria, fungi, एल्गी एंड plants. सेल वॉल नॉन लिविंग के साथ साथ एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवरिंग देती है, यानी ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है। दैट मींस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी एक कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो नॉन लिविंग और रिजिड लेयर है या ये पाई जाती है बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांटिंग में। तो अब देख लेते हैं एक ओवरव्यू। बैक्टीरिया में सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, जो कि पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स को देखें तो उनमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब यूग्लिनोइड्स, यहाँ सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच एक लेयर होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं, और ये पेलिकल जो है इसकी बॉडी को या फिर इस सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फंजाई में अगर देखें तो यहाँ जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है। एल्गी में जब आएंगे तो हम देखेंगे सेल वॉल यहाँ जो है सेलुलोज, गैलेक्टेन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इससे मिलके बने होते हैं। प्लांटी में आते हैं, जो कि अभी जो हम सेल वॉल पढ़ेंगे वो सेल वॉल हम स्पेशली प्लांटी का ही पढ़ेंगे, यानी प्लांट सेल के सेल वॉल की हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। यहाँ जो सेल वॉल है वो सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस प्रोटीन प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। ये आप बेसिक्स ये देख लो। जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे कि इनमें सेल वॉल जो है वो क्या है, कैसे बना है। सेम जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो ये सारे जो थोड़े बहुत आपके दिमाग में डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये बस आपको एक ओवरव्यू दिया है एग्जाम्पल के तौर पे कि इन केस अगर आप कहीं मतलब केवल सेल पढ़ के कहीं टेस्ट सीरीज या फिर क्लास में कोई टेस्ट दे रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहां ये चैप्टर में मेंशन है, इसलिए मैंने आपको अभी ये बता दिया है। बट अभी आप फोकस करोगे प्लांट सेल के सेल वॉल पे, क्योंकि हम उसी की डिटेल स्टडी करेंगे। सेल वॉल के बेसिक पॉइंट्स देखे थे। अब सेल वॉल में हम चलिए देखते हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता कैसे है। ये मान लेते हैं आपका एक प्लांट सेल है, तो कोई भी सेल हम जानते हैं कि एक मैच्योरिटी पे आके डिवाइड करता है। हमने पढ़ा था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जो भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, यानी कि ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद ये डिवाइड करेगा और इसके डिवीजन के बाद दो प्लांट सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो देखोगे आप कि सेल जब डिवाइड करता है, सेल में हमने देखा था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका न्यूक्लियस और दूसरा होता है उसका वॉल या फिर उसकी बाउंड्रीज आप बोल लो।
तो सबसे पहले कोई भी सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले डिवीजन जो होता है उसके न्यूक्लियर कंपोनेंट्स में होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में पहले डिवीजन होगा और इस डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। यानी कि अब कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस अगर किसी सेल में हो रहा है, मान लो ये एक सेल है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो ये सेल की जो बाउंड्रीज है वो एज इट इज ही रहेंगी, जो अंदर का कंपोनेंट है जैसे न्यूक्लियस वगैरह उसमें पहले डिवीजन होगा। तो पहले अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस अगर था, आप मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्लेस्ड है, तो इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। यहाँ आप देखो ऊपर की तरफ देखो, इस न्यूक्लियस में पहले डिवीजन होगा और ये न्यूक्लियस डिवाइड करके इसी सेल, एक ही सेल के अंदर यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ये न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अब बारी है एक सेल से दो सेल बनने की। न्यूक्लियस तो दो बन गए, तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि अब ये जो वॉल है ये डिवाइड होनी शुरू होगी। तो इस वॉल के डिवाइड होने का जो प्रोसेस है, आप यहां देखोगे कि ये जो वॉल है, नई वॉल कैसे बनती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस एंड पे और इस एंड पे गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या प्लांट सेल के केस में हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, वो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके कुछ सिक्रीशंस या फिर उनके कुछ फ्रैगमेंट्स को वो सिक्रीट करेंगे और वो फ्रैगमेंट्स जो है वो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आके इकट्ठा होंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैंने मेंशन किया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आप आपके लेवल पे 11th-12th के लेवल पे आपको इतना भी नहीं जाना, आप सिर्फ केवल गोल्जी कॉम्प्लेक्स जान लो, इतना ही काफी है। बट मैं आपको डिटेल बता दूं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों की कंबाइंड सिक्रेशन या फिर दोनों के कंबाइंड फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अच्छे से अलाइनमेंट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ लिखना भी था, डायग्राम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, बट ये एक्यूरेटली सेंटर पे ही होता है। तो इन सेक्रेशंस या फिर इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हमने बोला फ्रैग्मोप्लास्ट्स। ये फ्रैग्मोप्लास्ट्स जो हैं वो आएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे और एक लाइन से अलाइन हो जाएंगे और फिर इनमें कुछ चेंजेस होंगे, केमिकल फिजिकल चेंजेस, और मिडिल लैमेला बनेगी और ये मिडिल लैमेला सेंटर से पेरिफेरी की तरफ दोनों साइड पे बनेगी। इसीलिए इस ग्रोथ को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, क्योंकि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ये जो ग्रोथ है वो जा रहा है। अब आप फ्रैग्मोप्लास्ट्स को देखो। फ्रैग्मोप्लास्ट्स होते क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट जो होते हैं वो फिल्ड विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, मेनली जो है यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट ही होता है, बट कई जगहों पे मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शन में केवल मैग्नीशियम या कैल्शियम पेक्टेट होता है, दोनों ऑप्शन में अलग अलग है, तो आप कैल्शियम पेक्टेट पे लगाओगे क्योंकि कैल्शियम पेक्टेट ही मेनली फ्रैग्मोप्लास्ट में पाया जाता है, मैग्नीशियम पेक्टेट रेयर केसेस में। अब ये पेक्टेट, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट एक्चुअली ये है क्या? ये जो है ये पेक्टीन्स है। एक्चुअली पेक्टीन्स जो होते हैं वो गैलेक्टेरोनिक एसिड के से बने होते हैं और ये गैलेक्टेरोनिक एसिड, यानी कि आप ये देख लो, ये गैलेक्टेरोनिक एसिड जो कि पेक्टीन में है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर गैलेक्टोनेट, यानी कि ये एक सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन करता है, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है H2O के साथ मिलकर, क्योंकि इसकी वाटर से एफिनिटी है, यहाँ पे ये एक जेल लाइक या मैट्रिक्स लाइक मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है ये आप देखो, वहां पे जो फ्रैग्मोप्लास्ट्स हैं वहां पे एक्युमुलेट होके ऐसा सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को मिडिल लैमेला बोलते हैं और ये मिडिल लैमेला जो है जेल लाइक या मैट्रिक्स लाइक अपीयरेंस इसका होता है। ये मिडिल लैमेला जो है आगे जब हम इसको, अभी तो इसकी फॉर्मेशन पर है, जब इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ये सीमेंट मटेरियल के तौर पे काम करता है। यहाँ पे आप देखो, आपको मिडिल लैमेला जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने जब प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम होने के कारण, क्योंकि सारी ऑर्गेनेल्स भी दिखानी थी,
आप क्लियर नहीं देख पाए थे, मैंने कलर से डिफरेंशिएट भी करने की कोशिश की थी बट वो ओवरलैप कर गया था सेम कलर होने के कारण। यहाँ आप देखो, कोई भी प्लांट सेल है वो अकेला तो होता नहीं, एक जगह जैसे एकलौता सा सेल पड़ा हुआ है, बहुत सारे सेल्स होते हैं एक दूसरे के आसपास। तो ये आप देखो, ये सेल है और ये जो आउटर कवरिंग है ये सेल वॉल है, ठीक। तो जैसे ये दो प्लांट सेल है, अब इन दोनों के बीच में आप देखो, इनका इसका अलग और इसका अलग कोई सेल वॉल नहीं है, अलग अलग सेल वॉल नहीं है। ये दोनों मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे इनके सेल वॉल फ्यूज हो गए हैं, बट यहाँ पे आप ये जो पतली सी पिंक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, इससे देखो ध्यान से, इसे हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। ये जो मिडिल लैमेला है ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है, यानी कि दो प्लांट सेल को आपस में अटैच करके रखता है, यानी कि ग्लू टाइप काम करता है। यहाँ तो देखो आप, तो यानी कि एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हो कि इसका और इसका सेल वॉल जो है इसके थ्रू अटैच है, या फिर इन दोनों के बीच में ये है, यानी यहाँ कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेल वॉल नहीं है कि इस सेल की अलग सेल वॉल, इस सेल की अलग सेल वॉल, ऐसा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस केस में आप ज्यादा से ज्यादा यही सोच सकते हो कि इन दोनों के बीच में ये ग्लू की तरह एक्ट करके इन दोनों को एक दूसरे से अलग होने से रोक रहा है। तो होता क्या है, पहले मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो गया और उसकी दोनों तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, या फिर आप लेफ्ट राइट देख लो, दोनों साइड पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और दोनों ही सेल वॉल को ये जो है मिडिल लैमेला इंटैक्ट रखता है। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर अगर आप बहुत सारे प्लांट सेल्स को देखो तो दिखाई देगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और मिडिल लैमेला के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ आप देखो, हमने ये देखा था कि जो मिडिल लैमेला है वो जेल या फिर मैट्रिक लाइक सब्सटेंस है। अब इस मिडिल लैमेला के दोनों साइड, यहाँ ऊपर आप ये देखो, इस साइड पे आपको कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये दोनों ही, ये आपका प्राइमरी सेल वॉल है। दोनों साइड पे दो सेल्स बने हैं, एक न्यूक्लियस ऊपर है एक न्यूक्लियस नीचे है। तो अब यहाँ दो सेल बन रहे हैं, तो भैया दोनों की डिवीजन के लिए ये भी तो जरूरी है कि वो बीच में बाउंड्री बने, तब तो जाके वो दो सेपरेट सेल्स होंगे। तो उसके लिए होता है कि ये तो आपका जो सीमेंट मटेरियल है या फिर मिडिल लैमेला जिसको आप बोल लो, उसका तो फॉर्मेशन हो गया। उसके नीचे के साइड पे एक प्राइमरी सेल वॉल बनी और ऊपर के साइड पे ये दो अलग अलग सेल के लिए इनकी सेल वॉल है जिनको इस मिडिल लैमेला ने होल्ड कर रखा है। अब प्राइमरी सेल वॉल ये होता क्या, ये डेवलप इरेगुलरली, मतलब जो डेवलपमेंट है वो इरेगुलर टाइप है और इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। अब आप देखो प्राइमरी सेल वॉल ये होती कैसी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। थिन होती है और इलास्टिक होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है ये। और अगर कोई सेल है जिसमें अभी प्राइमरी सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही है और वहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करो तो प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ जो है और इन्हेंस होगी। डैट मीन्स ऑक्सीजन का प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ कब रुकती है, तब रुकती है जब सेल जो है मैच्योर हो जाता है। यानी अभी आप देखो सेल तो तुरंत डिवाइड हुआ है, ये सेल जैसे ही मैच्योर होगा प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ जो है रुक जाएगी और फिर क्या होगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे उसको, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाओगे इतना सारा कंटेंट एक साथ देख के। आप अभी ये जान लो कि ये प्राइमरी सेल वॉल है और प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है जैसे ही सेल मैच्योर हो जाता है और वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है। और जब सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन शुरू होगी उसी टाइम पे जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तो आपने जान लिया प्राइमरी सेल वॉल होता कैसा है, कैसे ग्रो कर रहा है, उस मतलब उसके ग्रोथ के आगे उसकी ग्रोथ किस लेवल तक होगी। बट उसका कॉम्पोजिशन तो आप देखो ना, आपने मिडिल लैमेला की तो कॉम्पोजिशन देख ली, प्राइमरी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी आप देखो। प्राइमरी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को आप देखोगे तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज। ग्लाइकोप्रोटीन जो है और हेमीसेलुलोज
वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिक्रीट होता है। यानी कि आप देखो यहाँ पे अगर मिडिल लैमेला बन चुका है यहाँ पे, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऊपर और नीचे की साइड दोनों साइड पे है। ये जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन और हेमीसेलुलोज को सिक्रीट करेगा और उनका डिपोजिशन जो है यहाँ पे मिडिल लैमेला के पास आके होना शुरू होगा। फिर आता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और सेलुलोज जो है यहाँ पे सेलुलोज का सिंथेसिस हो रहा है क्योंकि सेलुलोज सिंथेटेज जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं वो सिक्रेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेलुलोज का फॉर्मेशन हो पाता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा सिक्रेट किए हुए ग्लाइकोप्रोटीन और हेमीसेलुलोज के साथ ये सेलुलोज जो है यहाँ पे आके एक्युमुलेट होता है और प्राइमरी सेल वॉल जो कि थिन और इलास्टिक है उसका फॉर्मेशन करता है मिडिल लैमेला के दोनों साइड पे, ताकि दो नए सेल्स जो है वो बन सके। ये देखो, ये आपका प्लांट सेल हो गया, ठीक, प्लांट सेल है। यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस जो है हो चुका है, ठीक, यहाँ पे दो न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं। यहाँ से आपने देखा, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पे फ्रेमोप्लास्ट से आके एक्युमुलेट हुए, ठीक, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये फ्रेमोप्लास्ट जो है इन सारे प्रोसेसेस के बाद यहाँ पे आपका बन जाता है मिडिल लैमेला। यहाँ आप देखो, ये जो है ऐसा सा स्ट्रक्चर जो है जेलिया मैट्रिक्स लाइक मिडिल लैमेला बना, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है इस डायरेक्शन में होती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल हमने देखा था। ये मिडिल लैमेला बन गया। मिडिल लैमेला के बनते ही यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस बन रखा है, यहाँ पे और भी ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो फटाफट से सिक्रीट करना यहाँ पे शुरू करेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स और हेमीसेलुलोज को। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और हेमीसेलुलोज जो हैं, यहाँ आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो ताकि वहां पे आपके मिडिल लैमेला जो है वो दिमाग में रहे, ठीक। ये हो गया, ये रहा आपका मिडिल लैमेला। और यहाँ पे जैसे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और हेमीसेलुलोज को सिक्रेट करेगा, यहाँ पे इनका ऐसे एक एक्युमुलेशन सा होना शुरू होगा इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक। और उसके तुरंत बाद ही हमारा सेलुलोज भी आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा सेलुलोज जो है वो भी आके एक्युमुलेट होगा और यहाँ पे ये एक थिन और इलास्टिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ये आपने देखा प्राइमरी सेल वॉल, जैसे सेल मैच्योर होगा इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक हमने मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल देखा था। अब पहले इस डायग्राम को देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे है ये एक सेल वॉल को अगर हम स्टडी कर रहे हैं कट करके तो क्या लेयर्स दिखाई देंगी और क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस डायग्राम को आप देखो, इससे आपको क्लियर होगा। तो ये मिडिल में जो है ये हमने देखा था, इसे हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। इससे बिल्कुल ही अटैच दोनों साइड अगर आप देखो, जो कि इससे बिल्कुल ही लगे हुए जो दो लेयर्स हैं उन्हें हमने बोला प्राइमरी सेल वॉल। सेल डिवीजन के टाइम मिडिल लैमेला वहां बन रहा है, फिर उसके बाद हमने देखा था मिडिल लैमेला के दोनों साइड पे प्राइमरी सेल वॉल का सिंथेसिस हो रहा है। प्राइमरी सेल वॉल के सिंथेसिस में हमने देखा था कि प्राइमरी सेल वॉल जैसे ही वो सेल जो है मैच्योर होता है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डिजेनरेट कर जाता है और वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि आप देखो ये जो नेक्स्ट लेयर है इसे हमने बोला सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ भी आप देखो और यहाँ भी आप देखो, सेकेंडरी सेल वॉल का सिंथेसिस जो है वो लगे हाथ शुरू हो जाता है। एक और लेयर है, ये आप देखो, ये जो लास्ट में येलो कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है जो कि थिन है कंपैरेटिवली, ये हमारा है टर्शियरी सेल वॉल, ठीक। तो हमने अब देखना है सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ इसकी कॉम्पोजिशन को जब देखते हैं तो आप यहाँ देखो मैक्सिमम जो है यहाँ पे
सेलुलोज कंट्रीब्यूट करता है इसके फॉर्मेशन में, बट सेलुलोज के साथ कुछ डिपोजिशंस भी होते हैं। यहाँ डिपोजिशन टर्म इसलिए यूज किया है क्योंकि ये हर सेल में सेल टू सेल ये डिपोजिशंस वेरी करते हैं। जैसे आप ग्रास में देखो तो ग्रास में जो सेकेंडरी सेल वॉल है वहां सेलुलोज के साथ साथ एसआई यानी कि सिलिका प्रेजेंट होता है। काढ़ा में आप आ जाओ तो सेलुलोज के साथ CaCO3 प्रेजेंट होता है। अगर आप स्क्लेरल काइमा में चले आओ तो वहां आप देखोगे कि वहां लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और अगर आप कॉर्क पे चले आओ तो वहां आप देखोगे कि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। इसीलिए इन सब के लिए एक कंबाइंड टर्म यहाँ दे दिया मैंने, डिपोजिशंस। अब ये आप अलग अलग सेल देखोगे तो वहां आप देखोगे ये वेरिएशंस आपको दिखाई देंगी। यहाँ मैंने 4 जो मेन है वो दे दिया ताकि आप इसे मेमोराइज कर लो। यहाँ हमने मेंशन भी कर दिया डिपोजिशन के नीचे, ये पॉइंट आप देख लो, डिपेंड्स ऑन टिश्यू टाइप। ये डिपोजिशन जो है वो किस सेल में या किस टिश्यू में क्या डिपोजिशन है वो उस सेल या टिश्यू के टाइप पे डिपेंड करता है। मे बी डेड डिपेंड्स ऑन डिपोजिशन। अब कुछ ऐसे भी डिपोजिशंस हैं जो कि उस सेल या टिश्यू को डेड बना सकते हैं। अब आप इसका डेवलपमेंट देखो, ये डेवलप कैसे कर रहा है। ये आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो मैंने ना कुछ पैरेलल लाइन जैसा ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आप कुछ पैरेलल लाइन जैसा देख रहे हो। यहाँ पे देखो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, सेलुलोज और इस डिपोजिशन के मिलने के कारण जो फाइबर्स डेवलप हो रहे हैं वो फाइबर्स जो है वो पैरेलल वे में डिपॉजिट हो रहे हैं। इसके कारण इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एक्रीशन। एक्रेशन बोलो या फिर एक्रीशन बोलो, ये मैंने यहाँ पे ये टर्म ये मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लो। अब यहाँ आप देख लो ताकि एक कंपैरिजन आप कर सको और आप याद रख सको, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल वॉल से कंपोजिशन के अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे ही पूछे जाते हैं। तो हमने सेकेंडरी सेल वॉल में देखा कि जो फाइबर्स है वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड है। यहाँ पे आप देखो प्राइमरी सेल वॉल को जब आप देखोगे तो यहाँ जो डेवलपमेंट है वो इरेगुलर है। ये आप देखो डॉटेड स्ट्रक्चर, कोई भी आपको रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन का, और ये चारों कंपोनेंट जो है वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में। बट ये जो इरेगुलर डेवलपमेंट है इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। ये टर्म आप याद रखोगे, यहाँ जो डेवलपमेंट है वो इरेगुलर है और इसे हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल को आप जैसे ही देखोगे वहां जो डेवलपमेंट है वो जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड हैं और उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एक्रेशन या फिर एक्रीशन। ये दोनों जो टर्म्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ मैंने इसीलिए दोबारा से मेंशन किया है। हम ये पढ़ चुके थे उसके बावजूद भी, ताकि आप दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ सको और अच्छे से मेमोराइज कर सको। ये मैंने इसीलिए हाईलाइट भी किया है। आप इसे 100% मेमोराइज करोगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने प्लांट सेल का जब डायग्राम देखा था तो वहां हमने एक टर्म था पिट, वो देखा था। तो ये क्या है, हमारी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कुछ एरियाज में एब्सेंट होती है और उसी एरिया को जहां पे हमारी सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है हम पिट बोलते हैं। तो यहाँ आप देखो इस डायग्राम को ध्यान से आप देखो, ये जो हमने पिंक कलर से ड्रॉ किया है ये हमारा मिडिल लैमेला है। और हम इस बात को जानते हैं कि सेल जैसे ही डेवलपिंग स्टेज से निकल के मैच्योरिटी की तरफ जाता है वहां पे हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो रुक जाती है और प्राइमरी सेल वॉल डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है और कंप्लीटली डिजेनरेट कर जाता है और वहां पे हमारी सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है कि एक मैच्योर सेल है तो यहाँ आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने मिलेगी नहीं। यहाँ आपको मिडिल लैमेला से लगी हुई सेकेंडरी सेल वॉल दिखेगी। तो ये जो आपको स्काई कलर या ब्लू कलर की जो दिख रही है दो वॉल्स, ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है। और ये एरिया देखो आप मिडिल लैमेला कह सकते हैं, ये दोनों जो एरिया है यहाँ देखो आप, यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। दैट मीन्स इस एरिया को ही हम पिट बोलते हैं। यहाँ देखो आपने पिट पेयर। ये जो आपकी टर्शियरी सेल वॉल है, रेयर ऑफ
द रेयरेस्ट, ये बहुत ही रेयरली पाई जाती है। ये जैसे आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है, ये आपको ऑलमोस्ट सभी सेल्स में मिल जाएंगी जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है, बट आपको टर्शियरी सेल वॉल जो है वो रेयर केस में, रेयर भी नहीं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसका प्रेजेंस होता है। ये प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ट्रैकेट्स, और ये जो सेल्स होती हैं ये ऑब्वियसली डेड सेल होती हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेल वॉल के कुछ पॉइंट्स जो आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन करोगे उन्हें आप देख लो। पहला पॉइंट है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है? थिन इलास्टिक लेयर कैपेबल ऑफ ग्रोथ, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन, फॉर्मेशन थ्रू इंटरसेप्शन मेथड। ये मेथड को आप डिफाइन कैसे करोगे? डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स। प्राइमरी सेल वॉल आप देखो फाइन ग्रेन्स के फॉर्म में यहाँ पे डिपोजिशंस है और इसी से प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब आप देखो, तो जैसे ही हमने ये देखा था कि सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो पहले यहाँ मिडिल लैमेला बना, ये आप देखो यहाँ पे एक रफ सी लेयर हो गई आपकी, ये मिडिल लैमेला बना, और यहाँ पे आपका प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, ऐसे ऐसे करके यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। ये जो है आपका, तो आप देखो सेल से बाहर की तरफ ये जो ये आपका सेल है, ये दो डिफरेंट सेल बनने वाले हैं। तो ये क्या कैसे हो रहा है? ये देखो आप, प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर, क्यों? क्योंकि मिडिल लैमेला जो है ये बाहर है, उसके बाद से ये प्राइमरी सेल वॉल जो है, जब ये दोनों सेल डिवाइड करके अलग हो जाएंगे तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल हो जाएगी। और जैसे ही सेल मैच्योर होता है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डिजेनरेट कर जाती है, और तो फिर यहाँ पे आपकी केवल सेकेंडरी सेल वॉल रह जाएगी, और ये आपकी तब प्राइमरी सेल वॉल के डिस्ट्रॉय होने के बाद या डिजेनरेट करने के बाद सेकेंडरी सेल वॉल आपकी आउटर मोस्ट लेयर रहेगी। पर जब हम सारे लेयर्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है। सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ आते हैं, इनर साइड ऑफ सेल, प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद आप जो दूसरी लेयर देखो, मैं इसको वेव की तरह बना रही हूँ क्योंकि मैंने एक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको ये क्लियर हो। ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक। तो ये सेल के और अंदर की तरफ गई, तो इसीलिए इसे इनर साइड पे बोलते हैं कि ये इनर साइड पे है। अब इस लेयर को आप देखो, थिक एंड रिजिड, कंपोज्ड ऑफ मेनली सेलुलोज एंड डिपोजिशंस, और ये डिपोजिशंस जो है मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू, और मेरिस्टेम में ये एब्सेंट होता है। और हमने तो वहां देखा था कि ये यहाँ पे जो इसके फॉर्मेशन का मेथड है, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल जो है आपकी, ये हमने देखा था, यहाँ पे आप देखो सेकेंडरी सेल वॉल जो है यहाँ पे पैरेलल डिपोजिशंस हो रहे हैं, ये देखो आप, ये ऐसे ऐसे पैरेलल डिपोजिशंस हो रहे हैं, और इस टाइप के डिपोजिशन को हमने एक्ट्रीशन बोला था। टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। इससे ज्यादा इसके बारे में आपको जानना नहीं है, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताना था वो मैंने डायग्राम डिस्कस करते टाइम ही बता दिया था। कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज एंड जाइलेम, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट एक अपनी नॉलेज के लिए जान लो। और मिडिल लैमेला, ये तुम जानते हैं कि कॉमन लेयर दो सेल्स के बीच की है ये, और पूरी डिटेल स्टडी तो हमने पहले कर ली। ये पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप इसे मेंशन कर लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा है प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा ये है क्या? ये आपने देखा था कि ये हमारा मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल ये है, और ये जो व्हाइट सी आपको कवरिंग दिख रही है इसके चारों ओर बाउंड्री करते हुए, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, इस स्पेस में आपका जो सेल वॉल है वो कंप्लीटली एब्सेंट है, बट ये स्पेस जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अच्छी तरह से लाइंड है। तो ये जो स्पेस है जहां पे हमारा सेल वॉल एब्सेंट है, वो स्पेस ही प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। दैट मीन्स आप क्लियरली यहाँ देख रहे हो कि ये दो सेल्स हैं, और दोनों सेल्स के बीच में ये एक क्लियर पैसेज की तरह एक स्पेस है
जिससे कि दोनों में साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज जो है बहुत इजीली हो सकता है। और प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन भी यही है कि वो इजी साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को प्रोसेस कराए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि प्लाज्मोडेस्माटा ये नाम किसने दिया था। नेम प्रपोज्ड बाय स्टर्सबर्गर इन 1901। ये है क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू प्लांट सेल्स। दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है और मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। अब आप देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा की जरूरत क्या है। आप मान लो ये दो सेल्स हैं, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। एक सेल से दूसरे सेल में आप ये देखो कि बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ही केवल नहीं होता है कि सेल के आउटसाइड के एनवायरनमेंट से और सेल के इनसाइड के एनवायरनमेंट में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि आप सोचो इस सेल के पास जो सेल ए है, या आप देख लो ये सेल ए है, इसके पास बहुत ज्यादा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और ये सेल जो है आप समझ लो स्टार्व तो नहीं कर रहा है, बट इसके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट करने के लिए भी फूड स्टोर्ड फूड मटेरियल अभी में नहीं है। मैं ये एक एग्जांपल की तरह बता रही हूं ताकि आप समझ सको। तो उस केस में क्या होगा, ये अपने एनवायरनमेंट के आउटसाइड से कुछ मटेरियल्स तो लेने जा नहीं रहा है, क्योंकि लेगा उसको तो फिर इसे प्रोसेस करके फूड बनाना होगा अपने लिए, और अभी इसके पास इतनी एनर्जी नहीं आती है सपोज करो। उस केस में क्या है, इसके पास तो एक्सेस है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो स्पेस है इस स्पेस के थ्रू डायरेक्ट इसने कुछ सिग्नल्स भेजे कि भैया मुझे फूड की जरूरत है, आपके पास एक्स्ट्रा फूड है, आप कुछ मुझे दे दो। तो इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू आराम से जो फूड मटेरियल है इस सेल से इस सेल के पास चले जाते हैं और जो भी उस सेल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। वाइस वर्सा ऐसे ही चलता रहता है। वैसे इस सेल को अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी जो इस सेल से वो पूरा कर सकता है तो वो आराम से उस सेल से इस सेल तक आ जाएगी। तो ये आप समझ लो, इसीलिए कहा गया है मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन को भी एंड बहुत सारे, अब आप ये देख लो कि दोनों के बीच में एक पैसेज ही है जो दोनों के रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजों का एक्सचेंज जो है वो इजीली होने देता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन। ये इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन के कारण बनता है। तो आप देखो ये होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। ये आपका सेल है, ठीक, यहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे फ्रैगोप्लास्ट आके इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे आपका बनता है मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे आप सोचो कोई फॉल्ट हो गई और उस फॉल्ट के कारण इस एरिया पे कोई एक्युमुलेशन नहीं हुई, तो यहाँ तो जो फॉर्मेशंस है वो हो गई, जो भी फॉर्मेशंस है ये मान लो वॉल या जो भी है सारे लेयर्स की फॉर्मेशन इस साइड पे भी आपके हो गई। इस एरिया में आपकी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो पाई, तो इस एरिया में सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो पाई तो क्या हुआ, ये दो सेल हो गए, इन दोनों के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन गया। यहाँ और यहाँ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का एक्सचेंज बहुत इजीली हो सकता है और इसी स्पेस को, खाली स्पेस को जो कि सेल वॉल से लाइन नहीं है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन होता है, और इसी स्पेस को हमने बोला प्लाज्मोडेस्माटा। तो हमने स्टार मैप देके अलग कलर से इसलिए लिखा है ताकि आप इस पॉइंट को याद रखो। दीज आर प्रॉपर्ली लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड ईआर टिब्यूल्स, डेस्मोटिब्यूल्स। ये जो टिब्यूल्स हैं जिनका हमने नाम यहाँ पे डेस्मोटिब्यूल्स दिया है, ये क्या है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल्स हैं। हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं इस पॉइंट को समझते हैं, ये पॉइंट है क्या। एक्चुअली
यहाँ पे इस फॉर्मेशन के दौरान हमने देखा था कि जो फ्रैग्मोप्लास्ट्स हैं, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सिक्रीशंस आते हैं यहाँ पे या कुछ फ्रैगमेंट्स आते हैं, तो आप समझ लो कि कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फ्रैगमेंट यहाँ पे है, ठीक। और इस फ्रैगमेंट के साथ अब हो ये रहा है कि इसमें कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और वो फ्रैगमेंट जो है ये ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड कर गया और ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे बन गया, और ये स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेस्मोटिब्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने बोला डेस्मोटिब्यूल्स, और ये डेस्मोटिब्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी में अपना रोल प्ले करते हैं। तो वहां हमने पॉइंट मेंशन कर रखा है, इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमन बिटवीन टू सेल्स हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल के बारे में देखना था। अब हमारा नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, क्योंकि नेचर में जिस चीज का कोई फंक्शन ना हो, कोई रोल ना हो, वो चीज रेयरली एग्जिस्ट करती है। तो पहला फंक्शन अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है, गिव्स अ पर्टिकुलर शेप टू द सेल। सेकंड पॉइंट देखते हैं, functions as a barrier for undesirable macromolecules। अगर हम सेल वॉल के बारे में देखें तो सेल वॉल भी परमिएबल होता है, बट सेलेक्टिवली परमिएबल टर्म जो हमने 9th और 10th में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए देखा था, जिसको डिटेल हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब देखेंगे, वो टर्म इसके लिए यूज नहीं होता है। दैट मीन्स ये अपने थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको आने जाने देता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बट अपने स्ट्रक्चर के कारण ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो अनडिजायरेबल है उनको होल्ड कर सकता है सेल के अंदर बाहर फ्रीली मूवमेंट करने से। थर्ड पॉइंट देखें तो क्या है, हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ये हेल्प करता है। इसको जब अभी हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे यानी तब इसको डिटेल में स्टडी करें। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है, इट फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरीज एंड इंफेक्शंस। सेल वॉल जो है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स के सेल में फ्रीली मूवमेंट के अलावा अपने डिपोजिशंस के कारण किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से भी सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये अगर आप देखो, अगर कंपैरिजन करो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काफी थिन सी लेयर होती है, बट जैसे आप सेल वॉल देखोगे, जब हमने प्लांट में सेल वॉल देखा कंपैरेटिवली थिक है, उसमें सेलुलोज और अदर काइंड्स ऑफ डिपोजिशंस है। ये डिपोजिशंस जो है उस सेल पे डिपेंड करते हैं कि वो सेल कैसा है। ये डिपोजिशंस से उनके कुछ फंक्शंस भी होते होंगे। तो ये सारी चीजें मिलके सेल वॉल को एक ऐसा फीचर देती हैं जो कि उस सेल को किसी भी तरीके के मैकेनिकल इंजरी से बचाए, यानी कि अगर सेल पे किसी भी तरीके की आउटर इंजरी हो रही है, जैसे कि बहुत तेज आंधी के दौरान हवा के झटके लगने के कारण पेड़ जब अचानक से झुकता है तो सडन मूवमेंट होने के कारण सेल पे लगने वाली किसी भी इंजरी से इंटरनल जो भी ऑर्गेनेलीज है सेल की उसको ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और किसी भी तरीके की इन्फेक्शन से, हमने देखा था कि लिग्निन और सुबेरिन की भी डिपोजिशन है बहुत सारे सेल वॉल में, तो उन डिपोजिशंस, बहुत सारे जो डिपोजिशंस हैं वो इन्फेक्शन यानी किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी तरीके के वायरस, इनकी फ्री एंट्री को भी बैन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल वॉल अलोंग विथ इंटरसेलुलर स्पेस फंक्शंस एज एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। इस टॉपिक का एक हल्का फुल्का ओवरव्यू लेके रफली इसे अभी हम समझ लेते हैं, आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे 2 सेल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे रूट सेल्स हैं, जो आउटर थिक लेयर है वो सेल वॉल है और जो अंदर की तरफ लेयर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी थिन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। रूट सेल्स जो होते हैं वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और इनका फंक्शन जो है वो ये होता है कि ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएं। यहाँ ये हमारा सॉइल हो गया,
आप देखो वाटर का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला पाथ जो है वो ऐसे हो सकता है कि ये सीधे ऐसे क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ठीक। और हमारा जो दूसरा पाथ है वो ये हो सकता है कि ये इस स्पेस के थ्रू ऐसे ये मूव करते हुए यहां चला जाए। तो जब ये वाटर जो है ये डायरेक्ट जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म भी होगा। दैट मीन्स इसको सेल के थ्रू, सेल के अंदर इंटर होके जाना हो तो ऑब्वियस बात है कि इसमें इसको एनर्जी लगेगी। इसलिए एनर्जी लगेगी क्योंकि यहाँ पे कोई खाली स्पेस नहीं है। आप देखो, अगर आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है और अगर आप एक ऐसे रूट से जा रहे हो जहां पे बहुत ट्रैफिक है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको बहुत ज्यादा फ्यूल जो है वो लगेगा और आपको ये कॉस्ट इफिशिएंट बिल्कुल नहीं होगा। अगर वही आप कोई दूसरा शॉर्टकट ले लो जहां से आपको ट्रैफिक ना मिले, तो यहाँ पे जो आपका फ्यूल है वो ना के बराबर लगेगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये जो पाथ है जो हमने ब्लू कलर से शो किया है, यानी ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे जो हमने प्लाज्मोडिस्माटा देखा था, यहाँ पे प्लाज्मोडिस्माटल कनेक्शंस होते हैं और इन्हीं के थ्रू ये एक सेल से होकर दूसरे सेल में पास करेगा। और इस पाथ को हम बोलेंगे, आप यहाँ देखो, इस अभी आप केवल एक ओवरव्यू टाइप देखो, इस पाथ को हम बोलेंगे सिनप्लास्ट, SYNPLAST। और ये जो पाथ है आपका, इसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। सेम केस अगर हम सेल में भी देखें तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के टाइम अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू होके वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिज को होकर इसे क्रॉस करना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी, यानी कि ये पाथ जो है वो एनर्जी इफिशिएंट नहीं है, सेल को ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। बट वही अगर ये एपोप्लास्टिक पाथ के थ्रू जाता है, डैट मीन्स वहाँ पे इसको कोई भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज या साइटोप्लाज्म ये सब कुछ भी इसे फेस नहीं करना है। तो यहाँ पे इसे कम से कम एनर्जी यानी ना के बराबर मिनिमल एनर्जी में इसका काम हो जाएगा। इसलिए ये ट्रांसपोर्ट जो है वो एक चीप वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसीलिए जो सेल है वो अप्रॉक्सीमेटली 96% वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो एपोप्लास्टिक पाथ के थ्रू ही करता है। ओनली 4% जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सिनप्लास्टिक पाथ के थ्रू होता है। आप जानते हो कि एनर्जी जहाँ पे लगती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ एनर्जी नहीं लगती उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने स्टार मार्क देके मेंशन कर दिया ताकि आप जब ये देख रहे हो तो यहीं पे साथ के लगे ये भी देख लो, ये सेल वॉल के फंक्शन में नहीं आता है। प्लाज्मोडिस्माटा फंक्शंस एज सिनप्लास्ट। हमने देखा था कि सेल, दो सेल्स के बीच में जहां पे आपकी सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, वहां पे हमारा प्लाज्मोडिस्माटल कनेक्शंस बनते हैं दो सेल्स के बीच में, और ये कनेक्शन जो है वो ही आपको सिनप्लास्ट के तौर पे फंक्शन करते हैं। ये हमारा हो गया सेल वॉल के फंक्शंस। और सेल वॉल के फंक्शंस होने के बाद आपका ये टॉपिक जो है सेल वॉल यही खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन।